चलिए आज आपके सामने हम भूगोल की विश्व भूगोल की जो सीरीज थी अगली सीरीज लेकर हम आए हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का करेक्शन किया है। जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे। माने जो हमारे सामने भूगोल की प्रैक्टिस सेट है, इसे जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे, स्टार्ट करना शुरू करेंगे, तो हम इस प्रैक्टिस सेट में केवल ये नहीं बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर ये है, बल्कि हम ये बताएंगे यह उत्तर ही क्यों है, बाकी उत्तर क्यों नहीं है। माने हम इन सभी प्रश्नों का पूरी तरह से पोस्टमार्टम करेंगे। इन सभी प्रश्नों को हम इस तरह से पढ़ेंगे जिस तरह आप एक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के नाम पर जिस तरह बड़ी बड़ी परीक्षाओं की मेंस परीक्षाएं लिखी जाती हैं, उन परीक्षाओं के आधार पर हम इन सभी तथ्यों को पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा, सभी को शेयर करिएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठेगा। क्यों कि जो तथ्य आपको महत्वपूर्ण लगेगा परीक्षा दृष्टिकोण से, उसे आप नोट डाउन करते चलिएगा, उसे आप लिखते भी चलिएगा, क्योंकि हम आपके सामने जो सीरीज लेकर आते हैं उसे जब पढ़ेंगे फिर आप कहेंगे कि वास्तव में दुर्गेश सर ने जो कहा था वो करके दिखाया। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे हम। तो आपके सामने पहला प्रश्न जो आपके सामने आ चुका है बोर्ड पर, आप उसे देख सकते हैं। वो प्रश्न है आपका कि सवाना शब्द सुना होगा आपने। सवाना की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा आदर्श मानी जाती है। सवाना के वृद्धि के लिए, सवाना के वृद्धि के लिए सबसे अनुकूल दशा कौन सी मानी, सबसे आदर्श दशा कौन सी मानी जाती है। 4 विकल्प आपके सामने है। मृदु तथा आर्द्र जलवायु, शुष्क ग्रीष्म तथा वर्षा शीतकालीन जलवायु, लंबी शुष्क ऋतु वाला उष्णार्द्र जलवायु, तप्त ग्रीष्म तथा ठंडी शीतकालीन जलवायु। हम आपका इंतजार नहीं करेंगे कि आपको कौन सा उत्तर गलत है, कौन सा उत्तर सही है। हम आते हैं डायरेक्ट तथ्यों पे चर्चा करते हैं, इसके टॉपिकों पे चर्चा करते हैं, जहां से हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही कर सके। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला सवाना की वृद्धि के लिए, सवाना की वृद्धि के लिए लंबी शुष्क ऋतु वाली उष्णार्द्र जलवायु, लंबी शुष्क ऋतु वाली क्या होगी, उष्णार्द्र जो जलवायु होगी वह इसके लिए सबसे आदर्श मानी जाएगी। अर्थात लंबी शुष्क ऋतु वाली उष्णार्द्र जलवायु इसके लिए सबसे आदर्श मानी जाएगी। दूसरी बात, सवाना तुल्य जलवायु, जो सवाना तुल्य जलवायु के विषय में विषुवत रेखी जलवायु की अपेक्षा वार्षिक वर्षा कम होती है, तथा जो वार्षिक वर्षा का वितरण भी यहाँ समान होता है। परिणाम स्वरूप इसका परिणाम जो होता है, घास के बड़े क्षेत्र मिलते हैं, बृहद क्षेत्र मिलते हैं, जिन्हें अफ्रीका में सवाना के नाम से जाना जाता है, जिन्हें अफ्रीका में हम सवाना के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम सवाना कहते हैं। ठीक, आपको भी पता है सामान्य अध्ययन से आपका सिलेक्शन होना है, और सामान्य अध्ययन एक ऐसा अध्याय है जो ये बताएगा किससे सरकारी नौकरी करनी, किससे नहीं करनी, क्योंकि बाकी जगह आप तो सामान्य स्कोर करेंगे, लेकिन सामान्य अध्ययन की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम एक प्रश्न से आपके 5 प्रश्न तैयार कराएंगे। हमने ये देखा कि सवाना की वृद्धि के लिए लंबी शुष्क ऋतु वाली उष्णार्द्र जलवायु चाहिए। सवाना तुल्य की जलवायु की अपेक्षा वार्षिक वर्षा कम होती है, और जब कम होगी तो वार्षिक वितरण भी असमान होगा। दूसरी बात इसके जो परिणाम होता है, घास के बड़े क्षेत्र मिलते हैं, और जब घास के बड़े क्षेत्र मिलेंगे तो इसे अफ्रीका में मिलते हैं, और अफ्रीका में इन्हें सवाना के नाम से जानते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए सवाना घास के मैदान कहाँ मिलते हैं, एक प्रश्न आज तैयार हो गया, अफ्रीका महाद्वीप में मिलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक वायु वेग होता है। माने जो आपके सामने 4 विकल्प है, इसमें किसका वायु वेग, वायु गति सबसे तीव्र है। तो जवाब दीजिएगा किसमें सबसे तीव्र है, और साथ में इस वीडियो को सभी साथियों को अपने शेयर कर दीजिएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा, क्योंकि इस बात की गारंटी है जो इस चैनल पे आप जीएस पढ़ लेंगे, इस तरह से व्याख्यात्मक हल कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। ठीक, तो आइए देखते हैं निम्नलिखित में से सबसे अधिक वायु किसकी होती है। तो चलिए मैं आपको जवाब देता हूं कि यहाँ पे टाइफून, चक्रवात, टॉर्नेडो एक ही समानार्थी शब्द या पर्यायवाची हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों के जानने के आधार पर, लेकिन फिर भी इनमें अंतर है। क्यों अंतर है, पढ़ते हैं। टॉर्नेडो, जिसे टॉर्नेडो कहते हैं, देखिए यहाँ पे है टॉर्नेडो, या जो
टॉर्नेडो होता है, इसमें सबसे अधिक वायु वेग होता है। यह भयंकर अल्पकालीन तूफान है। ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी की जो इलाके हैं उसमें टॉर्नेडो कहा जाता है। उसे वहां पे जो चक्रवात होता है उसे टॉर्नेडो कहा जाता है। यह जल थल दोनों में उत्पन्न होता है। इसमें जो स्थलीय हवाओं का जो वेग होता है वो लगभग 325 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। माने इसको इस स्थलीय हवा का जो वेग होता है वह 325 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। 325 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला, व्यापारिक पवनों का कारण क्या है? आइए हम इसके बारे में पूरी विधिवत जानकारी लेंगे और इस बात की मैं गारंटी आपसे लूंगा कि आप इस तरह से पढ़कर जाएंगे, पूरे जीवन काल याद रखेंगे। बाकी लोग की तरह नहीं हम पढ़ाएंगे। यहां पे हम बताएंगे कि चालन, विकिरण, संवहन, प्रकीर्णन क्या होता है। लेकिन उसका उत्तर बताने के बाद नहीं, पहले हम आते हैं पानी कैसे गर्म होता है। आइए हम देखते हैं पानी कैसे गर्म होता है। जैसे यहाँ पे इस पानी को गर्म करने के लिए रखा जाता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है, उन सभी बातों को समझेंगे। क्यों इसे व्यापारिक पवन कहते हैं इस बात को भी जानते हैं। देखिएगा, जब हम किसी पात्र में बर्तन में पानी को गर्म करने के लिए रखते हैं तो पानी गर्म कैसे होता है। आइए, जैसे गर्म होता है वैसे ये चलेगा। ठीक, आइए देखते हैं। यहाँ पे जैसे यहां पे कोई पात्र में रख दिया। अब इस पात्र में हमने क्या भर दिया? जल भर दिया। जब हम इसमें जल भर देते हैं तो गर्म कैसे होता? सबसे पहले यह बर्तन की तली को गर्म करता है। जब बर्तन की तली गर्म होती है, इनके संपर्क में जो पानी आता है वो गर्म होता है। गर्म होकर हल्का होकर ऊपर उठता है। उसके स्थान को भरने के लिए ऊपर वाला नीचे जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक पूरे पात्र में रखे जल का तापमान एक सा न हो जाए। इसे कौन सा नियम कहते हैं? और आप कभी ठंडियों में जब पानी पीते, गर्म पानी पीते हैं तो पहले ऊपर गर्म नीचे ठंडा रहता है। ऐसा क्यों? इसीलिए गर्म होकर ऊपर हल्की होती है। उसी प्रकार जब हम इसे पूरे पृथ्वी पर देखेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। पूरे पृथ्वी पे अगर हम इसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें ज्ञात होता है कि जहां पे 0 डिग्री होती है, ये 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे को कौन सा क्षेत्र कहते हैं? शायद आपको पता होगा, शांत पेटी या इसे डोलड्रम पेटी कहते हैं। जहां पे कहीं न कहीं कभी न कभी सूर्य किरण सीधी पड़ती है। जब यह तली गर्म होती है तो गर्म होकर यहां जब स्थल गर्म होगा, इनके संपर्क में जो हवा आएगी, हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी, यहां शांत पेटी बन जाएगी और हवा ऊपर उठने के बाद कहां बैठेगी? यहां 30-35 पर बैठेगी। 30-35 पर बैठेगी। कहां बैठेगी? 30-35 पर बैठेगी। और जब 30-35 बैठेगी, हमें जानते हैं हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। फिर हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं घूम जाएंगी। कहां घूम जाएंगी? हवाएं अपने दाएं घूम जाएंगी और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं घूम जाएंगी। इन्हीं को हम व्यापारिक पवन कहते हैं। इन्हीं को हम ट्रेड विंड कहते हैं। इन्हें हम व्यापारिक पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन कहते हैं। और ये हवाएं जहां कर बैठती हैं, ये 30 से 35 अंश को इसे हम अस्वच्छांश कहते हैं। इसे हम अस्वच्छांश कहते हैं। यहां पे दबाव बढ़ जाता है। ठीक, लेकिन यहां पे ये समझ में आ रहा है आपको ना? तो यह आप टॉपिक पूरा समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो यहां पे अब बताइए कौन सी प्रक्रिया काम की? तो यहां पे गर्म करने की जो प्रक्रिया उसे संवहन कहते हैं। जो पानी गर्म हुआ मैंने बताया वो संवहन का नियम होता है। कौन सा नियम? संवहन का नियम काम करता है। पूरे वायुमंडल में हवाएं चलने के लिए संवहन का नियम काम करता है। कौन सा? संवहन का नियम काम करता है। कहीं भी हवा चलती है पूरे ग्लोब पर, उसके लिए एक ही चीज जिम्मेदार है, उसे कहते हैं संवहन का नियम। जब हम लोग पेड क्लास में हवा पढ़ेंगे, ग्लोब पे वितरण पढ़ेंगे, वायु पढ़ेंगे, तब वहां पे सारे कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। यहां तो विकल्प के तौर पे था। माने व्यापारिक पवनों का कारण संवहन है। जब पृथ्वी बहुत गर्म हो जाती है तो उसके साथ संपर्क में जो वायु आती है वो गर्म होती है और गर्म होकर फैलकर हल्की होती है, ऊपर उठती है। यह हल्की वायु ऊपर उठकर संवहनी धाराओं का निर्माण करती है, जिसे हम
के बाद यहाँ पे व्यापारिक हवाएं चलती हैं, ट्रेडिंग विंड चलते हैं। ठीक, सीटेड क्लास परसों स्टार्ट होगी, अभी उसकी नोटिफिकेशन हम आपको दे देंगे। अभी क्लास पढ़ लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न। इस पर क्या हो गया? संवहन। इसका विकल्प क्या होगा? संवहन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। काफी प्रश्नों का जो कलेक्शन है वो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है। बताइए, ये अगला प्रश्न आपके सामने है। तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? बताइएगा। यहां पे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, अगर इसको मैप पे हम देखें तो ये कैसे दिखेगा? देखिएगा, यहां देखिए, यहां पे तो यहां पे आंध्र प्रदेश और यहां पे उड़ीसा, इन दोनों की बारे में बता रहा है। यहां पे कौन सी भौगोलिक दशा परिवर्तन देखने को मिलती है? तो यहां पे बताइए क्या होता है। देखिए तटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं आंध्र प्रदेश उड़ीसा में, प्रायः एक प्राकृतिक जो आता है उसे चक्रवात कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवात। किस लिए जन्म लेता है? क्योंकि यहीं पर आपके बंगाल की खाड़ी है। एक दिन हम चक्रवात की टॉपिक पढ़ेंगे पूरा, तो वहां पे और अच्छे से जानेंगे। तो यहां पे जो बंगाल की खाड़ी है, यहीं से इसका जन्म होता है और उसका सबसे ज्यादा प्रभाव, विपत्ति का प्रभाव उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटों पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको शेयर कर दीजिएगा सभी साथियों को, जितने लोग साथी आपके हैं सभी को शेयर करिएगा अगर आपको पसंद है तब। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को क्या कहते हैं? बताइए, बताइए। बहुत ही मजेदार प्रश्न है और सरल सवाल है। बताइए क्या होगा? जल्दी जल्दी को क्या होगा? बताइए क्या होगा? देखिए, उसे टाइफून नहीं कहेंगे, टॉर्नेडो नहीं कहेंगे, ये दोनों तो कहेंगे ही नहीं, क्योंकि ये चक्रवात के नाम है। देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र में जो चलने वाली अति प्रबल बर्फीली पवनों को क्या बर्फानी तूफान कहते हैं? क्या कहते हैं? बर्फानी तूफान कहते हैं। ध्रुवीय पवन नहीं, टॉर्नेडो नहीं, टाइफून नहीं, उसे बर्फानी तूफान के नाम से जानते हैं। तो पांचवें का सी आपका सही होगा। अभी इसको और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग क्लास से पढ़ेंगे इसके। देखिए, हर एक टॉपिक को तोड़ तोड़ कर अध्ययन करेंगे और ये बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है आपका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए जुड़िएगा इलेनी में दुर्गेश साथ। अगला है चीन सागर। चीन सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? अभी धीरे धीरे सब समझ में आ जाए क्या कहते हैं। जो चीन सागर में उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? जी हाँ, आप सभी के जवाब एकदम सही, मतलब जानकर आश्चर्य हो रहा है कि आप इतने सही जवाब दे रहे हैं। जी एकदम सही जवाब, टाइफून कहते हैं। जिन्होंने टाइफून बताया उनके जवाब एकदम सही हैं। टाइफून कहते हैं दक्षिणी चीन सागर के उस कटिबंधीय क्षेत्रों में जो चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला। आपके सामने है थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण क्या है? आइए इसको बढ़िया समझाते हैं, खूब विधिवत समझाएंगे, कभी आप भूलेंगे नहीं, मेरी गारंटी कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरी मेहनत का फायदा सभी लोगों तक पहुंचे। जितनी मेहनत ईमानदारी से मैं पढ़ा रहा हूं इसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचे, बस मेरा यही कारण है। बाकी आपकी इच्छा, शेयर करें ना करें। अच्छा पढ़ाता हूं तो लोगों को बताइएगा, नहीं पढ़ाता हूं अनसब्सक्राइब करिएगा। टाइम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए यहां पे हम सबसे पहले कुछ विशेष बातों के बारे में चर्चा करेंगे। कह रहा है कि थल समीर और समुद्र समीर कैसे चलता है। मैंने इसके बारे में आपको पहले बता दिया कि पूरी पृथ्वी पर जो हवाएं चलती हैं उसका बस एक ही जिम्मेदार है, संवहन। अभी कुछ देर पहले बताया हमने, ये देखा
पृथ्वी का वह क्षेत्र जो गर्म होता है, सतह, उस गर्म होने के बाद उस सतह पे जो वायु संपर्क में आती है, गर्म होती है, हल्की होकर ऊपर उठती है, उस स्थान को भरने के लिए जो बगल से हवाएं आती है उसे हवा को चलना कहते हैं। मतलब हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। काम स्पष्ट। लेकिन एक बात जानने योग्य है, जो इस प्रश्न का उत्तर ही साथ साथ इसकी व्याख्या भी कर रहा है, कि जब सूर्य दिन में चमकता है, मेरी बात को गौर से समझिएगा, जब सूर्य दिन में चमकता है तो वह पृथ्वी पर जब सीधा चमकता है, उसके बगल में यदि समुद्र या सागर है तो दोनों पर उसका प्रकाश समान रूप से पड़ता है। लेकिन स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाती है, स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाती है, और समुद्र क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। तो ध्यान दीजिएगा, दिन के समय स्थल जल्दी गर्म हो जाता है और जैसे शाम होता है वैसे जल्दी ठंडा होता है। माने जो स्थलीय भाग होता है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा, लेकिन उसके ठीक विपरीत जो जलीय क्षेत्र होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा। अब अंतर देखिए, जब दिन में टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पृथ्वी की हीट होगी, सतह गर्म हो जाएगा। जिस समय सतह पर लो प्रेशर बनेगा और सागरों में हाई प्रेशर बनेगा, हवा किधर से किधर चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो दिन में हवा किधर से चलेगी, समुद्र से स्थल की तरफ। तो एक बात याद रखिएगा, हवाएं जिधर से चलती हैं उसका नाम वहीं पे पड़ता है। जैसे राम की तरफ से हवा दुर्गेश की तरफ आ रही है, राम हवा, श्याम की तरफ से मोहन की तरफ जा रही, श्याम हवा, मनमोहन की तरफ से मोदी की तरफ जा रही है तो मनमोहन हवा, और मोदी की तरफ से राहुल के पास जा रही तो मोदी हवा। माने बात स्पष्ट है, हवा जिधर से आती है नाम वही पड़ता है। तो दिन में हवाएं किधर से किधर चलेंगी, दिन में हवाएं समुद्र से स्थल की तरफ, इसलिए इसका नाम होगा समुद्री समीर। क्यों? कारण उसका यह है कि दिन में स्थल गर्म होता है सागर की अपेक्षा जल्दी, जबकि सागर में हाई प्रेशर या लो प्रेशर हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब चलेगी। लेकिन जैसे रात्रि होगा तब तक समुद्र गर्म होगा और स्थल तब तक ठंडा हो जाएगा। ठीक इसका विपरीत होगा, और जब विपरीत होगा तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। अब समुद्र में लो प्रेशर और धरातल पर हाई प्रेशर, और रात में हवा स्थल से समुद्र की तरफ जाएगी, उसे स्थलीय समीर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थलीय समीर कहते हैं। इस प्रकार हमने ये देखा, क्या देखा कि एक दिन में हवाएं स्थल से समीर और समीर स्थल से जल और जल से स्थल की तरफ चलती हैं, समुद्र से स्थल और स्थल से समुद्र की तरफ। ये 6 महीना होता है, इसलिए 6 महीना स्थल समीर, 6 महीना समुद्र समीर चलती हैं। और कैसे चलती हैं तो हमें स्पष्ट हो गया, संवहन का नियम काम करता है। प्रारंभ में बता दिया कि पृथ्वी पे कहीं भी हवा चलेगी उसके लिए क्या होगा, ये संवहन का नियम। ठीक, बाकी ऑनलाइन क्लास के लिए मैं बाद में बताता हूं, पहले पढ़ लीजिए, मैं बातें करता हूं, पहले ये टॉपिक छूटने ना पाए। मैं विकल्प बता के बताता, थल समझ चलने का संवहन है, कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मैं आपको पूरी चीजें बताता हूं, सब कुछ मिलेगा। उसके लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है, सारी जानकारी मिलेगी। अभी क्या करते हैं हम लोग, पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ फॉर्मेट नोट्स, प्रैक्टिस सेट बाद में बातें करेंगे। अभी अटैक टू टारगेट, अभी केवल अपने काम पे फोकस करते हैं, जहां से आपको नौकरी मिलेगी नहीं, छीननी पड़ेगी। कारण पता है आपको, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आप चाहे इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल या हॉट स्पॉट है? बताइएगा कौन सा स्थल है। मैं उम्मीद करता हूं आपको इसका जवाब जरूर पता होगा, मैं उम्मीद करता हूं इसका जवाब आपको सभी को पता होगा। बताइए क्या होगा, जवाब दिए जल्दी से। देखिए, जैव विविधता के दृष्टिकोण से अगर भारत में देखा जाए, अगर हम यहां पे भारत का मैप ड्रा करें तो यहां पे क्या होगा, ये जो पश्चिमी घाट है आपका, यहां पे जहां पे पूछा प्रश्न 16 घाट कहां मिलता है, 16 घास, तो यहां पे ये पश्चिमी घाट जो है ये जैव विविधता के रूप से परिपूर्ण है, सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट जोन है। तो इसका जो विकल्प होगा वो
पहला होगा पश्चिमी घाट होगा, इसलिए इसका उत्तर पश्चिमी घाट होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? टॉपिक समझ में आया? पश्चिमी घाट जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल है, हॉटस्पॉट है। पूर्वी हिमालय भारत में दूसरा जैव विविधता हॉटस्पॉट है, लिख लीजिएगा। पूर्वी हिमालय भारत में स्थित दूसरा जैव विविधता हॉटस्पॉट है, पहला पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, हर जगह शेयर करेगा, सभी को पता चल जाए। और जब बेहतर पढ़ा रहा हो तब शेयर करेगा, वरना नहीं। संवहनी वर्षा कहां होती है? क्योंकि आपका सिलेक्शन जनरल स्टडी के सामान्य अध्ययन के आधार पर होगा। बाकी हिंदी, संस्कृत, बाल विकास, ये सभी सीटेड यूपीटेड में पढ़ कर आए हैं, ठीक, पढ़ कर आए, इसलिए आपको ये नई चीजें पढ़नी है। तो बताइए, ये संवहनी वर्षा कहां होती है? जवाब दीजिएगा, कहां होती है संवहनी वर्षा? लिखिएगा। पहले कॉपी कलम से, मैंने पहले कहा मेरी वीडियो देखते समय कॉपी कलम लेकर बैठा करिए। देखिएगा, संवहनी वर्षा जो होती है वो भूमध्य रेखी या विषुवतीय क्षेत्र में होती है, जहां प्रतिदिन दोपहर तक धरातल गर्म होने के कारण संवहन धाराएं उठने लगती हैं तथा 2 से 3, 2 से 4 तक बादल छा जाते हैं और घनघोर वर्षा होती है, पूर्ण अंधेरा छा जाता है और खूब बारिश होती है। इसलिए इसका जो उत्तर होगा वह विषुवतीय क्षेत्र होगा। मतलब पूरे ग्लोब पर यह जो 0 डिग्री का क्षेत्र होता है, यहां पे प्रतिदिन 2 बजे से लेकर 4 बजे तक घनघोर वर्षा होती है। कारण उसका यह है कि यहां पे संवहनी धारा उत्पन्न हो जाने का घनघोर बादल छा जाते, काली छटा होती, फिर वर्षा होती। और जब यहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी तो जैव विविधता ज्यादा होगी। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाएगी? तो भूमध्य रेखी जंगलों में, विषुवत रेखी जंगलों में। दूसरा प्रश्न यहां से बनेगा, ज्यों ज्यों भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे, माने ध्रुवों की तरफ जाएंगे, जैव विविधता घटता जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ज्यों ज्यों भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे त्यों त्यों जैव विविधता घटता जाएगा। दूसरी बात, इसका उल्टा भी सत्य है। कैसे? ज्यों ज्यों ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे त्यों त्यों जैव विविधता भी बढ़ती जाएगी। यह क्वेश्चन पीसीएस में पूछा है, कई परीक्षाओं में पूछा है, इसलिए इसको समझ लीजिएगा। सबसे ज्यादा जैव विविधता पूरी दुनिया में कहां पाई जाती है? यह रेखा सबसे ज्यादा कहां से गुजरती है? ब्राजील से। तो ब्राजील में पाई जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला आता है विषुवतीय प्रदेशों में क्या होता है। व्हाट हैपेंड, क्या घटना घटती है? बताइए। गर्म और शुष्क जलवायु होती है, गर्म और आर्द्र जलवायु होती है, गीली और तूफानी जलवायु होती है, सामान्य सूखी जलवायु होती है। बताइए क्या होती है? जवाब दीजिएगा। बताइए। देखिएगा, विषुवतीय प्रदेश में जलवायु वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहती है। वर्ष में कोई ऋतु नहीं होती, वार्षिक तापांतर कम होता है, इसलिए इसका उत्तर 2 होगा। क्लियर? विषुवतीय प्रदेश में जलवायु वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहती है, माने साल का कोई भी शुष्क ऋतु नहीं होती, वार्षिक तापांतर कम होता है। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की विशिष्टता क्या है? ठीक। अच्छा, कुछ लोग का प्रश्न है, सर वीडियो क्वालिटी बढ़ा दीजिए। तो भैया मैं आपसे कहना चाहूंगा, पहले इस बात को समझ लीजिए फिर उत्तर दीजिएगा। मैं मोबाइल कैमरे से नहीं बनाता, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मैं मोबाइल से शूट करता हूं। और मोबाइल की वजह से जो फ्रंट कैमरा होता है, ताकि मैं आपकी लाइव के कमेंट पढ़ सकूं, इसलिए मुझे देखना पड़ता है कमेंट आपके। मोबाइल में यहां खड़ा होता, मोबाइल बीच में होता है, इसके बीच में, तो मुझे आपको देखना पड़ता है। तो उसकी वजह से ये ब्लरिंग करने लगता है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। क्योंकि जैसे आप हैं वैसे मैं, आपकी तरह मैं भी अभ्यर्थी हूं।
इसलिए मैं माफी चाहता हूं आपसे, बस इसीलिए मैं माफी चाहता हूं। मेरे पास उतने अच्छे कैमरे नहीं है, नेट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उतने पैसे अभी नहीं है यार, अभी खुद के इंतजाम नहीं हो पा रही है। तो पेड क्लास चला था यूपी टेट का, उनके जो पैसे आए थे उनसे मैंने पहले बोर्ड लगवाया ताकि मैं डिफाइन कर सकूं, अपने वर्डों को आप तक पहुंचा सकूं, इसीलिए मैंने पहला काम बोर्ड लगवाया था। आइए आप प्रश्न पे हल करते हैं, बातें कम करेंगे। यहां पे है भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की क्या विशेषता है, इस बात को मैं 2-3 चीजों बताऊंगा। पहला, जो भूमध्य सागर कहां पे है, भूमध्य सागर कहां है, तो पहला प्रश्न आपका बनेगा भूमध्य सागर कहां है। ठीक, तो भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में एक सागर है, उसे कहते हैं भूमध्य सागर। अगर यहां से प्रश्न पूछ दिया जाए कि अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप कैसे अलग होते हैं, तो कैसे अलग होते हैं, उसी से भूमध्य सागर से ही अलग होते हैं। दूसरी बात, हमने देखा था कि पहले जब पृथ्वी का पहली बार विभंजन हुआ था, पैंजिया टूटा था गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड में, तो उस समय बीच में 33 महासागर बना था जहां से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो जो 33 का बचा हुआ हिस्सा आज भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर पहले जान लीजिएगा। आगे, भूमध्य सागर या रूम सागर के आसपास विस्तृत होने के कारण इसका नाम भूमध्य सागरीय या रूम सागरीय जलवायु, इसे ही रूम सागरीय जलवायु भी कहते हैं। इस जलवायु की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है, शीतकाल में वार्षिक वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त होता है, जबकि ग्रीष्म काल शुष्क बीत जाता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या होगा, बस ये। और एक छोटा सा प्रश्न कि भूमध्य सागरीय वन पूछे जाते हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि भूमध्य सागरीय वन कैसे होते हैं, वहां पे रसीले फल मिलते हैं, जैसे संतरा, मौसमी, अंगूर, ये भूमध्य सागरीय जंगलों में, वनों में मिलते हैं। और जहां ये मिलेंगे वहां वाइन बनेगी, बियर खूब बनेगी। ठीक है, अब बताइए कहां बनेगी, फलों की डालियां। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एक भी विकल्प को नहीं छोड़ेंगे, हम पूरा ऑपरेशन करेंगे। आइए यहां पे देखते हैं, थोड़ा और छोटा कर ले, आपको चारों विकल्प देखना चाहिए। यहां पे प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अधिक सख्त क्यों होते हैं। अरे वाह, क्या प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। कह रहा है उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अधिक सख्त। अगर इसको हम ग्लोब बना दे तो ये होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये होता है साउथर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, यहां पे ठंडक ज्यादा होती है, क्यों। आज लिख लीजिएगा, लिखिए जो मैं बोलने जा रहा हूं, शेयर कर दीजिए सभी को। उत्तरी गोलार्ध को सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है, क्योंकि कहेंगे सर उत्तरी गोलार्ध को सूर्य का प्रकाश कैसे अधिक मिल जाएगा, ये कैसी बात है, जबकि दोनों गोलार्धों में होता है। आइए देखते हैं कैसे। क्योंकि सूर्य के उत्तरायण जब होता है उस समय उपसौर की स्थिति, जब दक्षिणायण होता है तब अवसौर की स्थिति होती है। माने जब अपसौर की स्थिति होती है बेचारा दक्षिणायन हो जाता है, और जब उपसौर की स्थिति आती है तो उत्तरायण हो जाता है। मतलब गर्मी में सूर्य और नजदीक चला आता है और ठंडक के समय सूर्य और दूर चला जाता है। इसलिए यहां पे क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध के बच्चा शीत ऋतु ज्यादा होती है, ठंडक ज्यादा पड़ती है। कॉन्सेप्ट क्लियर। मतलब उत्तरी गोलार्ध को सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है। इसका विकल्प क्या है, ठीक। आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं, बताइए। उष्णकटिबंधीय
घास स्थल को क्या कहते हैं? मैं केवल प्रश्न के हल नहीं करा रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि जैसा प्रश्न ऐसा परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूं, व्याख्या कर रहा हूं, ऐसा प्रश्न में आपके परीक्षा में आ सकता है। इसलिए वही ऑनलाइन पढ़ा करिए जो विस्तृत व्याख्या करते हैं। अरे बहुत सारे बड़े चैनल ऐसे हैं, पढ़ा देंगे क्वेश्चन, बताने टाइम पीछे हट के पढ़ कर आते हैं तब बताते हैं, लेकिन हम लोग नहीं, क्योंकि हम लोगों ने रटा है, रगड़ा इतना इसको, तब जाके हम आपके सामने आ जाते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को सवाना कहते हैं। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को सवाना कहते हैं। लंबी और मोटी घास यहां की विशेष प्रकार की वनस्पति है। यहां घास 3 मीटर ऊंचाई तक बढ़ जाती है। कितनी? 3 मीटर ऊंचाई तक बढ़ जाती है। घास की लंबाई 3 मीटर तक हो जाती है। इन घास भूमियों में सिंह, चीता, शेर, मांसाहारी जंतु बड़ी संख्या में रहते हैं। अब सीधी सी बात है, जब बड़ी बड़ी वनस्पतियां मिलेंगी 3-3 मीटर की, मतलब कोई घुस जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। अब वहां पे 9 फीट, हाँ सही बताया, 9 से 10 फीट लगभग, वहां पे मांसाहारी जंतु शाकाहारी जंतु हमारे खा जाएंगे, क्योंकि वहां पे मांसाहारी ज्यादा जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे शाकाहारी ज्यादा मिलेंगे, जंगल बढ़ेगा, घास है तो शाकाहारी है, शाकाहारी तो मांसाहारी बनेंगे। इसलिए इन घास भूमियों को शिकार भूमि के नाम से भी जाना जाता है। लिख लीजिएगा, इन्हें शिकार भूमियों के नाम से जाना जाता है। पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से किस विकल्प को किसे शिकार भूमि कहते हैं, तो सवाना घास के मैदान को घास शिकार भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये लिख लीजिएगा कि सवाना घास के मैदान को शिकार भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बाकी बेल्ट सब बाद में बताएंगे, कहां पाए जाते बेल डाउन्स, ये सब अभी एक वीडियो बना के उसमें झोंक देंगे सब। जी जी जरूर जरूर कर दीजिए। अब देखिए, मैं भी तो 69 में हूं, लेकिन पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, क्योंकि पता है रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते, खेत में नहीं, और रेस के घोड़े हैं। उस महाद्वीप का नाम बताइए जहां टुंड्रा प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती। वाह क्या प्रश्न है! जहां पे नहीं को देखेंगे और नहीं नहीं देखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या है उस महाद्वीप का नाम बताइए जहां टुंड्रा प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती? जी सही बताया कुमार नीरज जी, बताइए। देखिएगा इसका उत्तर क्या होगा। यूरोप में पाई जाती है, एशिया में पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका में। इसका अरे साइबेरिया, एशिया भी साइबेरिया, यूरोप का उत्तरी हिस्सा, यहां पे उत्तरी अमेरिका, कनाडा, जहां पे अलास्का की खाड़ी, गल्फ स्ट्रीम की खाड़ी है, गल्फ की खाड़ी नहीं सॉरी लैब्राडोर की खाड़ी, कनाडा के उत्तरी छोर, अफ्रीका। ऐसे देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में टुंड्रा की प्रकार नहीं पाई जाएगी। क्यों? टुंड्रा जलवायु के लिए उत्तरी गोलार्ध में 60 अंश, उत्तरी अक्षांश के उत्तर में पाए जाते हैं। मतलब अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें, यहां से 0 डिग्री, तो जहां पे 66 या 60 डिग्री के जो ऊपर का क्षेत्र होगा उसे टुंड्रा कहते हैं। 60 से 65 के ऊपर जो क्षेत्र होगा वहां टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात, अफ्रीका से 3 ही रेखा गुजरते हैं, कर्क, मकर और भूमध्य, तो हो ही नहीं सकता। इन प्रदेशों का विस्तार यूरोप में नॉर्वे, फिनलैंड, यहाँ पे एशिया में रूस, उत्तरी भाग एशिया में साइबेरिया, उत्तरी अमेरिका में उत्तरी कनाडा, अलास्का, ये सभी है। लिखना चाहे तो लिख लें, यूरोप में नॉर्वे, फिनलैंड, रूस का उत्तरी हिस्सा, जबकि एशिया में साइबेरिया का उत्तरी भाग, उत्तरी अमेरिका का कनाडा एवं अलास्का, उत्तरी कनाडा, अलास्का उत्तरी, क्योंकि उत्तर की बात कर रहे हैं हम, ध्यान समझिएगा। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए, नहीं कोई बात नहीं, हम तो व्याख्या करके बताएंगे, तोड़कर बताएंगे, क्योंकि हमें आपको सफल बनाना है। क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडलीय पवन का उदाहरण नहीं है? अरे वाह, ये तो गजब का प्रश्न है। कौन सा नहीं है? अब हम देखिए, बताइए कौन सा नहीं है।
बताइए आप लोग। चलिए कॉपी कलम निकालिए, कॉपी कलम निकालिए, लिखिए, कॉपी कलम निकालिए, लिखिएगा, कॉपी कलम निकालिए, लिखिएगा। पवन तीन प्रकार के होते हैं, हवाएं तीन प्रकार की होती है। पहला प्रचलित पवन, पहला पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, प्रचलित पवन, प्रचलित पवन। पछुआ एवं व्यापारिक पवन इसके अंतर्गत कौन सी आती है? पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, ध्रुवी पवन, इनका वितरण पूरे वर्ष भर पूरे ग्लोब पर एक जैसा रहता है। दूसरा मौसमी पवन, मौसमी पवन किसे कहते हैं? जो मानसूनी पवन, स्थल समीर, समुद्री समीर, सभी क्या कहते हैं? मानसूनी, मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं, स्थानीय पवन। तीसरा लिखिएगा आप लोग, स्थानीय पवन या स्थानीय हवाएं, इन्हें स्थान पे चलती है, सभी जगह नहीं चलती। अब कुछ स्थानीय पवनों के नाम लिखिएगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे गर्म स्थानीय पवन होते हैं और ठंडे स्थानीय पवन होते हैं। भारत का कोई स्थानीय पवन बताएगा कोई? लू, जो केवल भारत में चलती है उसे लू कहते हैं। जैसे गर्म स्थानीय पवन चिनुक, फान, हरमट्टम, सिराको, सिमुक, ब्लैक रोलर, ब्लिक, फिल्डर, नार्वेस्टर, शामल, शांटा, आन्ना, कोम्बैंग, जंड आदि स्थानीय पवनों के उदाहरण है। भारत में लू है, लू हो गया। फिर लिखिएगा, लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा, चिनुक, फान, हरमट्टम, सिराको, सिमुक, ब्लैक रोलर, ब्रिक फिल्डर, नार्वेस्टर, शामल, सांटा, आना, कोयम्बैंग, जेटप्रभा, लू, ये सभी क्या है? स्थानीय पवनों के उदाहरण है। अब चिनुक कहां चलता है? अच्छा किसी ने कहा डॉक्टर विंड। अच्छा एक प्रश्न बताइएगा, किस हवा को, किस स्थानीय पवन को डॉक्टर हवा कहते हैं, क्यों कहते हैं, कहां बहती है? बताइएगा, नहीं बताइएगा तो हम बताएंगे। किसी ने कमेंट किया डॉक्टर हवा, तो डॉक्टर हवा कहां बहती है, क्यों नाम डॉक्टर पड़ा और कहां चलती है? आप बताइए, नहीं तो हम बताते हैं। देखिए चिनुक एक संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा की रॉकी पर्वतमाला की, जहां पे चिनुक दिया है, चिनुक के बारे में बता दे पहले। चिनुक जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की कनाडा की एक स्थानीय हवा है, जो रॉकी पर्वत के जो पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। यह पवन जब वहां पे बहती है उस समय खूब बर्फ पड़ा रहता है, और जब पवन आता है तो बर्फ क्या होगी? देखिए जब शुष्क और गर्म हवा कहीं पहुंचेगी, वहां बर्फ के ढेर लगे होंगे, तो क्या होगा? बर्फ पिघल जाएगी, और जब बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा? वहां के लोगों का जनजीवन सही हो जाएगा, और जब जनजीवन सही हो जाएगा तो पशुओं के लिए लाभदायक, मनुष्यों के लिए जब लाभदायक, तो उसे क्या कहते हैं? वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि बर्फ खाने वाली हवा आ गई। और यह शीतकाल की अधिकांश अवधि में यह बर्फ को पिघला देती है, चरागाहों को बर्फ से मुक्त कर देती है। इसलिए इस प्रश्न में कोई उत्तर स्पष्ट नहीं है, इसलिए यह प्रश्न क्या है? गलत है। यहां पे चिनुक भी भूमंडलीय पवन, स्थल और समीर पवन भूमंडलीय पवन, व्यापारिक पवन भूमंडलीय पवन, मानसून भूमंडलीय पवन। इस प्रकार प्रश्न अनुसार चारों विकल्प स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि चारों भूमंडलीय पवन है, इसलिए इसका कोई विकल्प सही नहीं होगा। किसी ने कहा, अच्छा जी दीपक सर बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। और अच्छा नून रोटी खाएंगे, सुपर टेट में 120 लाएंगे जी, इसी डायलॉग ने 17 दिया। हाँ वो डायलॉग तो अगले साल का है, इस साल अच्छा नया डायलॉग लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे, ये डायलॉग आप लोगों ने सुना नहीं होगा, ये पिछले साल का है। रुद्रारपी जी बताइएगा क्या चीज है। देखिए डॉक्टर पवन हरमट्टम कहते हैं, अफ्रीका में चलती है। किसी ने भी कुछ देर पहले कमेंट किया था कि डॉक्टर हवा किसे कहते हैं। देखिए जो अफ्रीका महाद्वीप है वहां खूब गर्मी रहती है, वहां पे इतनी ज्यादा गर्मी होती है, वहां जीवन प्रत्याशा कम है, लाइफ पोटेंशियल कम है, और वहां पे जब हरमट्टम आता है, डॉक्टर हवा आती है, तो वहां लोग की बीमारी कम होती है। ये गिनी की खाड़ी के तट पर बहती है। कहां पे? गिनी की तट पर। इसे डॉक्टर हवा कहते हैं। मन उसके आने से जन धन को बड़ा लाभ होता है, जीवन स्वास्थ्यमय हो जाता है, इसलिए उसे डॉक्टर पवन कहते हैं। हरमट्टम को अफ्रीका में गिनी के तट पर बैठती है। गिनी का तट का मतलब क्या है बता के अगले प्रश्न में चल रहे हैं हम। गिनी का तट का मतलब यह हुआ कि जैसे अगर ये अफ्रीका महाद्वीप अगर हमने बना दिया, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप का छोटा सा तस्वीर है, यहाँ पे मेडागास्कर है, तो जो ये तट है इसे क्या कहते हैं? गिनी की खाड़ी या गिनी का तट कहते हैं। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रश्न पूछते हैं, ज्ञान की परख लेने के लिए पूछेंगे तो नहीं बताएंगे आगे बार से, आप केवल पढ़ने के लिए पूछेंगे तो हम बताएंगे। अगला प्रश्न है, शीतकाल के दौरान उत्तर अमेरिका की जलवायु प्रभावित होती है? जवाब दीजिए किससे? जल्दी जल्दी करते हैं, बड़ा समय ले रहे हैं क्या आप लोग का। शेयर करिएगा अगर आपको सही लगे तो, नहीं सही लगे तो अनसब्सक्राइब करेगा, आपके जीवन से ये बड़ी नहीं है, ठीक। अगली बार समय कम था इसलिए अगली बार का जो नारा था, नून रोटी खाएंगे सुपर टेट 120 से ज्यादा लाएंगे। देखिए आगे है, शीतकाल के दौरान इसका क्या होगा, जल्दी से बढ़ते। देखिए शीतकाल के दौरान उत्तर तथा उत्तरी अमेरिका की जलवायु ध्रुवीय वायु संहित द्वारा प्रभावित होती है, ठीक है। अरे वाह अनुज कुशवाहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी को बताइए। और अगले साल तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश ने सुपर टेट में 12,000 से ज़्यादा अध्यापक दिए। उस समय कोई बड़ा चैनल नहीं था, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां बदल गई और बाकी बहुत बड़े लोग आ गए। वरना ई-लर्निंग विद दुर्गेश सुपर टेट जब 1 महीने में होना था, हमने कमाल किया था और वो कमाल आज भी याद करते हैं 69,000 के लोग। और एक समय था लाइव होते थे तो 1500 2,000 आज के 1 साल पहले लोग देखते थे, लेकिन समय बदलता है, फिर से दिन आएगा। चलिए कोई बात नहीं, कभी तो, क्योंकि हम भी परीक्षा में व्यस्त हो गए। यहां पे क्या होगा, ध्रुवीय वायु संहित, इसका उत्तर सही होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अरे वाह क्या गजब का प्रश्न आया है, वाह मजा आ गया। पद अधिक केंद्र एपिसेंटर का संबंध किसे है? एपिसेंटर, ये सब फेवरेट टॉपिक है हमारे। अब बच्चा सब कह रहे सर कौन सा नहीं है, तब ऐसे क्लास में एक दिन बोल दिए बच्चे के सर कौन सा नहीं है, बताइए क्या होगा। अधिकेंद्र एपिसेंटर का संबंध क्या है, किससे है? एक होता है भूकंप मूल। देखिए ध्यान से मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, मैं पूरी बात को स्पष्ट करूंगा, आपके सिलेबस में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सुपर टेट की पहली लाइन सिलेबस में लिखी है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। आइए हम इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। देखिएगा, ध्यान समझिएगा। पृथ्वी की गहराई में जाने के लिए हम भूकंपी तरंगों का सहारा लेते हैं। किसका? भूकंपी तरंगों। भूकंपी तरंगों को 2 पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे पी वेव्स, जो ठोस द्रव गैस तीनों में चलती है, तेज गति से चलती है, 21 मिनट पृथ्वी को पार कर जाती है। यस तरंगे सेकेंडरी वेव्स, जो इसकी गति उससे कम होती है, केवल ठोस में चलती है। तो यहां पे जैसे यह हमारी पृथ्वी हो गई, जहां से पहले भूकंप निकलता है, जैसे यहां से जहां भूकंप जन्म लेता है उसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस, अर्थात इसे भूकंप मूल कहते हैं। और सबसे पहले धरातल पे जहां भूकंप सबसे पहले पहुंचता है उसके 90 डिग्री पे लंबवत, जी हां सही बताया आपने, जहां सबसे पहले पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? जैसे यहां पहुंचा, ये 90 डिग्री पे यहां पहले पहुंचा, इसे एपिसेंटर कहते हैं। वैसे चलने के लिए तो ऐसे भी चलता है, लेकिन जहां पे सबसे पहले अपने लंबवत पहुंचता है और उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिसेंटर। इसे अधिकेंद्र कहते हैं, इसे भूकंप मूल कहते हैं। और भूकंप को मापते हैं, इसकी धमक को नापते हैं रिएक्टर स्केल से, और इसके तरंगों को सिस्मोग्राफ से। भूकंप विज्ञान के अंदर सिस्मोलॉजी कहा जाता है। पेड क्लास वाले में मैंने पढ़ाया था, जो पेड क्लास के मेंबर होंगे इसमें जिस समय देख रहे होंगे वो उनका प्रश्न गलत नहीं होगा। मैंने ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था, जो पेड क्लास में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ाया था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, फिर मैंने बताया पता कैसे करते हैं, कैसे पता चलती है, एक कौन सी परत कैसी है, किस आधार पर है, तरंगे कहां घूम जाती हैं, कहां सीधी चलती हैं, कहां ये वक्राकार हो जाती है, मैंने पढ़ा था। अगर पेड क्लास के कुछ होंगे तो बताएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
यहां पे इसका जो उत्तर होगा वो होगा भूकंप से। क्या होगा? भूकंप। इसका उत्तर क्या होगा? भूकंप होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या बताइए? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप लोग शेयर करिए, अगर आपको पसंद आ रहा है क्लास बेहतर तो शेयर करिए, वरना अनसब्सक्राइब करेगा। आपके कैरियर से बढ़कर वीडियो नहीं है। ठीक, अगला है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का? लीजिए, अभी हम लोग बातें कर रहे थे तब तक यहू महोदय आ गए। बताइए इनके महोदय के बारे में। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? न्यूटन से, सेंटीग्रेड तो कर लेंगे। रिएक्टर पैमाना ये भी लिखवाए थे, रिएक्टर पैमाने हेडिंग डलवा के लिखवाए थे। जिन्होंने पेड क्लास लिया होगा लिखे होंगे, उनके पास नोट्स बन गया होगा। रिएक्टर स्केल का प्रत्येक पैमाना अपने पिछले वाले से 10 गुना बड़ा होता है। कितना गुना? 10 गुना। ठीक, कॉन्सेप्ट इसमें क्या पता है? अब आगे बढ़ते हैं। भूकंपित तरंगों के अंदर सिस्मोग्राफ के अंतर्गत करते हैं। ठीक है जी, अनुज जी सही है जवाब आपके। पता है इतना अच्छा लगता है आप लोग फीडबैक देते हैं जब अच्छे से मन से पढ़ते हैं। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं मेरी वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं, बस मुझे इस बात से मतलब है कि मैं जो पढ़ाऊं, जो मेहनत करूं वो आप तक पहुंचे, आप उसका अनुकरण करें, अनुसरण करें, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और आज नहीं कल लोगों को ये बात पता चलेगी कि ई लर्निंग में दुर्गे से बेहतर क्लास चलती है या नहीं। देखिए, तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपी सागरी तरंगों को क्या कहा जाता है? अरे वाह, कितना सरल सरल है शब्द जी। बताइए। हे भगवान, आप लोग को इसका जवाब नहीं पता? हे बाप रे बाप, ये क्या है भैया? धन्य है आप लोग। देखिए, मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूं। एक देखिए, एक पहले वो ले लीजिए, थाली लीजिए, थाली में पानी डाल दीजिए। मेरी बात समझिएगा। थाली में पहले पानी डाल दीजिएगा, पूरा भर दीजिए। थाली को तेजी से हिलाइए। क्या होगा? थाली को तेजी से हिलाइए तो थाली का जो जल होगा इस तरह हिलते हिलते बाहर निकल जाएगा। ध्यान समझिएगा। थाली में पानी रखा और पानी को हिलाया, और जब क्या होगा, थाली हिलेगी तो उसका जो भरा पानी हिलते हुए कहां जाएगा? नीचे गिरेगा। अब जब महासागर होते हैं, जो ओशियन होते हैं, उनके नीचे जब हलचल होगी तो जल स्तर क्या होगा? ऊपर नीचे होगा। जब गहराई में होगा उसे पता नहीं चलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ज्यों ज्यों वह किनारे की तरफ बढ़ेगा वो लहर बड़े होंगे। कैसे? ध्यान समझिएगा। जब ये गहराई में था तो इतनी ऊंची थी लहरें, लेकिन ज्यों ज्यों ऊंचाई पर बढ़ेगा, किनारे की तरफ जाएगा, उसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, जिसे हम सुनामी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? उसे हम सुनामी कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, सुनामी ज्यों ज्यों किनारे की तरफ बढ़ती है त्यों त्यों उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती। कॉन्सेप्ट समझिएगा। कारण क्या है? देखिए, ऐसे बढ़ रही है तो ज्यों ज्यों किनारे की तरफ आती है उसकी हाइट बढ़ती जाती है। 12 से 15 फीट, 4-4 मीटर, 5-5 मीटर हो जाती है। और एक बात ध्यान से दीजिएगा। हाँ, मैंने बताया था पेट क्लास में जी, जब सुनामी किनारे की तरफ आती तो जल किधर होता है? पीछे की तरफ भागता है। पता है क्यों? क्योंकि जो उसको उठने के लिए जल चाहिए तो किनारे का जल पीछे भागेगा। अगर कभी समुद्र के किनारे भ्रमण करने जाए और जल पीछे भागने लगे तो जान जाइएगा सुनामी आ रहा है। ये जापानी भाषा का शब्द है। कहां सा? इसकी शुरुआत टी से होती है, टी साइलेंट है। सही जवाब, इसका विकल्प जो सही होगा वो क्या होगा? बी, अर्थात सुनामी। कॉन्सेप्ट क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट आपके? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करंट को धारा कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। गल्फ स्ट्रीम की धारा, लब्राडोर की धारा, किरोशियो की धारा, एक बार सुपर टेट में क्वेश्चन आ चुका है। ज्वार-भाटा, हाई टाइड, लो टाइड, इसको पढ़ेंगे। चक्रवात, साइक्लोन को पढ़ेंगे। एक एक करके सब पढ़ेंगे। अभी क्लास भी तो आपको पढ़नी है, तो यहाँ पे हम लोग तो कल बस प्रैक्टिस सेट की सीरीज लेकर आपके सामने आए हैं। अगला, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता? बताइए। अभी कुछ देर पहले हमने इसका प्रश्न हल कराया था, कुछ देर पहले हमने हल कराया था। अगर आपने किया होगा, अगर आप लगातार देख रहे होंगे, आपका जवाब सही होगा। कुछ लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन जो लास्ट तक देखेगा, देखिए हीरे की परख जौहरी करता है, वैसे आप लोग भी अच्छे टीचरों की परख आप लोग कर लेंगे। इसे फेसबुक पे हर एक जगह बताइए, लोग जाने।
अब मैंने बताया कि अगर यहाँ पे पूरी पृथ्वी है, यहाँ पे 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहते हैं, इससे 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, कहीं 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, प्रतिदिन 2 बजे से 4 बजे तक घनघोर वर्षा होती है शमनी धाराओं के कारण। और जब वर्षा खूब होगी तो जैव विविधता भी सबसे ज्यादा पाई जाएगी। और जो जो ध्रुवों भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे जैव विविधता ह्रास होगा, कम होता जाएगा। इसका विपरीत भी सत्य है कि ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे जैव विविधता बढ़ेगी। मैंने बताया है। अब जहां पे जैव विविधता वाला क्षेत्र क्या होगा? उष्णकटिबंधीय होगा। क्या होगा? उष्णकटिबंधीय होगा। इसके बारे में लिख लीजिए। अच्छा लिख लीजिए भैया, नहीं तो आप लोग अभी गलियों देंगे। लिखिए अच्छा थोड़ा सा। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है उसे कठोर लकड़ी वाला भी वन कहते हैं। यहां पे कठोर लकड़ियां मिलती हैं। मानसूनी वन प्रदेश सम्मिलित किया जा सकते हैं इसके अंतर्गत। विश्वती वर्षा वन में भारी वर्षा, उच्च तापमान की दशा में सघन, ऊंचे, विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण जैव संपदा कठोर लकड़ियां जैसे महोगनी, आबनूस, रोजबूट, रबड़ पाए जाते हैं। अच्छी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं ध्यान से बताना चाहूंगा। आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो इस कॉन्सेप्ट में कई चीजें और अपने आप क्लियर हो जाएंगी। जैसे जरूरी नहीं कि हर चीज में पढ़ाऊं वैसे हुबहू परीक्षा प्रश्न पूछे, ऐसा नहीं है। अगर आपका दिमाग कॉमन सेंस तेज है तो आप प्रश्न कर ले जाएंगे। देखिए ध्यान से मैं बता रहा हूं, बात को फील करिएगा। भूगोल है। कल्पना करिए अपने घर के सामने खड़े हैं और खूब बारिश में वर्षा खूब हुई। उसके बाद आप कमाने चले गए, अध्यापक हो गए, दूसरे जिले में आपका अध्यापक हो गए, अधिकारी हो गए, और वहां से जब आते हैं तो 4 महीने वर्षा हो चुकी होती है। अच्छा जब वर्षा हो चुकी होती है तो पता आप क्या देखने को मिलता है अपने घर के पास? ढेर सारी हरियाली, ढेर सारी घास, छोटी घास, बड़ी घास, टिड्डा, छोटा टिड्डा, बड़ा टिड्डा, छोटी टांग वाला टिड्डा, बड़ी टांग वाला टिड्डा, पीला टिड्डा, सफेद टिड्डा, लाल टिड्डा, छोटी मूंछ वाला टिड्डा, बड़ी मूंछ वाला टिड्डा। माने उसमें विविधता दिखाई देती है, जीवों में विविधता, नए नए प्रकार के कीट, नए नए प्रकार की वनस्पतियां आ जाती है। तो वैसे जब उष्णकटिबंधीय में जब ज्यादा वर्षा होगी तो क्या होगी? ढेर सारे नई वनस्पति आ जाएंगी, दीवारों में पेड़ उग जाते हैं, घासें उग जाती हैं। तो जहां प्रतिदिन वर्षा होगा वहां क्या दृश्य होगा? दूसरी बात, जैसे मनुष्य में जलन की भावना होती है, आपका मित्र आपसे ज्यादा नंबर ना पाने पाए, होती है ना, ऐसे यहां भी इन वृक्षों में भी जलन की भावना होती है कि इससे बड़ा ये ना हो, इससे बड़ा ये ना हो, इससे बड़ा ये। यह सूर्य की प्रकाश को प्राप्त करने के लिए, सूर्य को प्रकाश को प्राप्त करने के लिए इनमें प्रतिस्पर्धा होती है। और इसकी वजह से पूरे दुनिया में सबसे ऊंचे वन यहीं पाए जाते हैं। सबसे ऊंचे वन यहीं पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे घने वन इसमें पाए जाते हैं। जैसे अमेजन का जंगल यहीं पे है। वहां पे अमेजन का जंगल इतना भयानक है, उसमें बड़ा सा बड़ा जानवर हाथी भी घुसने से डरता है। इतनी खतरनाक उष्णकटिबंधीय जंगल होता है जहां पे महोगनी, आबनूस, रोजबूट, रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। यहां की वृक्ष है सिनकोना, जिसकी वृक्ष की छाल कुनैन से मलेरिया की दवा बनती, इसी वन में पाया जाता है। लिख लीजिएगा। वन बड़े क्यों होते हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्योंकि मैं पूरी जीएस पढ़ा रहा हूं, क्यों नाम का प्रश्नोत्तरी है, क्योंकि मैं वो पढ़ाना चाहता हूं जो मेरे पास ज्ञान है, मैं आपको दे देना चाहता हूं कि आप उसका सदुपयोग करें। जितना हम बांटेंगे उतना बढ़ेगा, ऐसा कहा जाता है, ये सही कहा जाता है। बस परिस्थितियां साथ देनी चाहिए बस, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी परिस्थितियां साथ दे, बाकी हम आपके लिए तत्पर और तैयार हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उष्णकटिबंधीय वन का? आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है ना? भूमध्य रेखी का सबसे बड़ा ब्राजील है जंगल, और ब्राजील को दुनिया का फेफड़ा कहते हैं। क्यों कहते हैं? जवाब दीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है? अब देखिए, बादलों के प्रकार, मेघ माने बादल, मेघ माने क्या होगा? बादल। ये होगा बादल, मेघ माने बादल। एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी अनुज जी, हमने आपका देखा, आप लोग कमेंट करके बताइए क्लास कैसी चल रही है। अगर आपको अच्छी चल रही है तो लाइक क्यों कम है, संख्या क्यों कम है? अगर कोई कमी हो तो बताइए, मैं उसे सुधार करूं। अगर कमी हो तो बताइए, और बेहतर है तो आप हमें ये फीडबैक दीजिए, ऐसा क्यों होता है जब इतना बेहतर पढ़ाने के बाद भी संख्या कम रहती है? ऐसा क्या कारण है? बताइएगा, ऐसा क्या कारण है कि संख्या कम?
क्योंकि लोग डीयू रिकॉर्डर पे पेपर में पढ़ाते इसका ये सही, इसका ये सही, उनकी संख्या इतनी ज्यादा, और हम लोग पूरी जान लगा के पढ़ाते हैं, अपने पूरे ज्ञान आपके पास देते, जितना मेरे पास है मैं उतना आपको देना चाहता हूं, फिर संख्या क्यों? कमी होगा जरूर बताइएगा। देखिएगा, मेघ माने बादल की बात करता है। देखिएगा, जो पछाब बादल होते हैं, पछाब बादल, ये सबसे अधिक ऊंचाई पर होते हैं, पछाब बादल, और ये बिखरे हुए रूप में रेशम की तरह दिखते हैं। रेशम देखा है? रेशम की तरह दिखते हैं जो पछाब होते हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है वो छोटे छोटे हिमकणों से होता है। जिसे सूर्य की किरणें गुजरती हैं तो श्वेत रंग की हो जाती है, लेकिन परंतु सायंकाल में ये कई रंगों की दिखती हैं। ठीक इस प्रकार इसका पछाब मेघ होगा, ये सबसे अधिक ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है जी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं प्रश्न ऐसा क्यों करा तो मैं आपको एक लाइन बता दूं कि देखिए, ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो ऐसा, लेकिन अगर मैं व्याख्या कर दूंगा तो ऐसा प्रश्न परीक्षा में आएगा, आप कर लेंगे, आपको ये माइंड भी पता चल जाएगा यह विकल्प क्यों सही है, यह विकल्प क्यों सही, ये बात भी समझ में आनी चाहिए आपको, यह बात भी समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं इस तरह पढ़ाता हूं। आगे बढ़ते हैं। अगला, समुद्र समीर कैसे बनती, बताइए, ये मैंने पढ़ाया है, अगर आज ही पढ़ाया है, इसी सेट में पढ़ाया है, आप बताइएगा। तो बताइए, आज ही हमने पढ़ा ये कैसे समुद्र समीर चलती है, मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा आप पहले इसका जवाब दें। सबसे पहले आप लोग इसका जवाब दें, आप पहले जवाब देंगे, नहीं जवाब होगा तब हम पढ़ाएंगे। मैं व्याख्या करके पढ़ाऊंगा, चाहे आपको अच्छी क्लास लगे चाहे बुरी, मैं अपने ढंग से पढ़ाऊंगा, ताकि 10 बच्चे पढ़े, 10 सेलेक्ट हो जाएंगे तो रिजल्ट 100% होगा। देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि जो हवाएं चलती हैं समान धाराओं की तरह चलती हैं, एक बात। दूसरी बात, जब पृथ्वी की धरातल पे देखिए, जब सूर्य की प्रकाश चमकती है तो उसी समय समुद्र में भी चमकती है। अगर भारत का उदाहरण दे, आइए मैं भारत का उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल इंडिया का देता हूं, जैसे ही हमारा देश भारत हो गया, इसको कॉन्सेप्ट को पूरा हमेशा के लिए क्लियर कर दिया जाए ना, झंझट आज मैप भी नहीं बन रहा है, क्या बात है। माना ये भारत, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, माना ये भारत है, ठीक है, तो भारत है, माना ये भारत है, काम चलो बन गया जल्दबाजी में। अरे बाप रे बाप, पूरा मिट गया। एक मिनट, ये बढ़िया बना था लेकिन तब तक खुरापात कर दिए हम। ठीक है, चलिए माना भारत है, चलिए जल्दीबाजी में बना रहे, ठीक है। अब भारत में जैसे यहां पे अरब सागर है और यहां पे बंगाली खाड़ी, ध्यान समझिएगा, पूरी जिंदगी कभी गलत नहीं होगा। जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो देखिएगा ये जल्दी गर्म होगा, ये जब स्थल जो है वो जल्दी से गर्म और जल्दी ठंडा होगा, स्थल जो है ये जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होगा। तो दिन में यहां गर्मी जब ज्यादा पड़ेगी, यहां पड़ेगी, तो धरातल पहले गर्म होगा, जल धरातल पहले गर्म होगा। जब धरातल गर्म होगा, इनके संपर्क में जो हवा आएगी हल्की होकर ऊपर उठेगी, तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, निम्न वायु दाब बनेगा। अब देखिए, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो दिन में हवाएं समुद्री समीर चलेंगी, हवा जिधर से आती है नाम उसका उधर से होता है, इधर से चलेगी समुद्री हवा, समुद्री पवन। लेकिन रात जैसे जैसे होती है इसका ठीक उल्टा होता है। अब रात में क्या होगा, हवाएं ये धीरे धीरे शाम तक गर्म होगा और शाम को जल्दी ठंडा, क्योंकि स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। तब यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, रात में हवाएं यहां से यहां चलेंगी, स्थल से स्थलीय समीर चलेंगी। इस प्रकार 6 महीना दोनों चलती है।
अब यहां पे समुद्री समीर कैसे बनती है, दिन के समय, रात के समय, जवाब दीजिएगा। बताइए, समीर जो होती है, समुद्री समीर किधर से बनेगी, दिन में कि रात में? हवा नाम जिधर चलती उधर से होता है, तो दिन में हवाएं इधर से इधर चलेंगी, माने जल से स्थल की तरफ, समुद्र से स्थल की तरफ, तो नाम क्या होगी, समुद्री पवन, समुद्री समीर। तो इसका उत्तर क्या होगा, दिन के समय। कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, ये मायने रखता है कि जो हम पढ़े रात के समय तो स्थल से हवाएं जिधर से आती, नाम उसका उधर से होगा। आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रही तो आपकी हवा, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर? ऐसा भी मैंने पीछे बताया, सेट को लास्ट में अगर आप आए हैं तो शुरुआत से देखिएगा, पूरी क्लियर हो जाएगी। इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं, 6 महीना चलती है। अच्छा, आप लोग सुना होगा जब कोई बंबई से आता है, कहता है कि वहां पे ठंडी लग रही, वहां पे तुम पंखा चला के सोते हैं। उसका कारण यह होता है कि यहाँ पे जो समुद्र है इसके किनारे मॉडरेट जलवायु होती है, क्लाइमेट मॉडरेट होती है, इसीलिए यहाँ पे बंबई वालों को मौसम का अंदाजा जल्दी नहीं पता चलता, मौसम परिवर्तन का असर नहीं होता। 6 महीने चलती है। किसी ने पूछा इसका मतलब क्या है, क्योंकि एक साल में 6 महीने दिन, 6 महीने रात, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, ठीक। 12 घंटे के दिन, 12 घंटे का रात, तो 6 महीने हुई ना, समझ गए आप? अरे एक साल में 6 महीने दिन में, 6 महीने रात में। ये स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लेनी, बाकी आपकी इच्छा। आगे बढ़ रहे हैं। अगला, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण आता है? अरे वाह, चक्रवात किस कारण आता है, ये तो गजब का सवाल है। अगर मैं पूछूं चक्रवात किसे कहते हैं तो आप तुरंत बता देंगे। लिख लीजिएगा, मैं जो बोलूंगा लिखिएगा। हवाएं जब चक्राकार चलेंगी तब क्या होगा, तभी तो चक्रवात आएगा। अब चक्रवात आएगा कैसे, क्योंकि हमने ये देखा हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती, मतलब साफ है क्या कि जो बीच में होगा, इस तरह से जब हवाएं चलेंगी, इस तरह से जब हवाएं चक्राकार चलेंगी तो बीच में LP माने लो प्रेशर, बाहर HP माने हाई प्रेशर, तो हवाएं किधर की तरफ चलेंगी, बाहर से अंदर की तरफ, और जब बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो चक्राकार हो जाएगा। और जो बीच में होगा, अंदर लो प्रेशर, बाहर हाई प्रेशर, एक आता है चक्रवात की चक्षु, चक्रवात की आंख। तो चक्रवात की आंख चक्रवात की केंद्र में बनता है। कहां बनता है, चक्रवात की केंद्र में बनता है। वैसे इसे और बढ़िया से अगर डिफाइन करें तो ऐसे बनेगा डायग्राम पूरा। देखिए ये तीर बना रहे हैं हम, यहां पे हो जाएगा LP लो प्रेशर, यहां पे HP, ऐसे इसका डायग्राम बनता है। अब मामला और बेहतर है। सामान्य रूप से चक्रवात का जो निम्न दाब केंद्र में होता है। कहां होता है, केंद्र में होता है। इसे आई ऑफ साइक्लोन या चक्रवात की चक्षु कहते हैं। इससे पूछा प्रश्न है कि चक्रवात की चक्षु क्या है। अब आगे, इसके चारों तरफ जो वायु होती है समवायुदाब फैली होती है। केंद्र से बाहर की ओर जाने पर वायुदाब बढ़ता है। परिणाम स्वरूप परिधि केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं, जिनका उत्तरी गोलार्ध में, अब लिखिएगा एक मिनट, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत, मतलब अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें हम तो ध्यान से देखिएगा, ये घड़ी हो गई। ये जो घड़ी है, ये घड़ी कैसे चलती है, यहां से देखिएगा, ये घड़ी क्लॉकवाइज चलती है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की विपरीत। ध्यान से देखिएगा, ये उत्तरी गोलार्ध में जहां हम रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में यह घड़ी के विपरीत चलेगी। मतलब घड़ी ऐसे चलती है तो ये कैसे चलेगी, इस तरह से चलेगी। ध्यान से देखिएगा, चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज चलती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, माने अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें जहां हम रहते हैं, वहां क्लॉक के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज चलती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी की दिशा में चलती है। क्यों चलती हैं, आप कमेंट करके जवाब दीजिए जल्दी से, पूरा वायर फंस जाता है। जल्दी जवाब दीजिएगा क्यों। जल्दी जवाब दीजिएगा, बताइए सर क्यों होता है,
समझ में आ गया कि घड़ी के विपरीत दिशा में उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में। कॉन्सेप्ट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ठीक। अरे ऑनलाइन क्लास के लिए बता रहे हैं, इसको शेयर कर दीजिएगा। प्रति चक्रवात इसका ठीक विपरीत होता है, इसका ठीक उल्टा होता है। आगे मिलेगा, अभी बताएंगे। अभी प्रश्न तो चलने दीजिए, कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, याद रखिएगा। आगे मत भागिए, कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे हम। तो इसका जवाब क्या होगा बताइए? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? निम्न दाब। क्या होगा? निम्न दाब। बताइए, एक उत्तर बताने के लिए मैं इतना बढ़िया समझाना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब किसके कारण सुनामी पैदा होती है? अब आप बताइए भैया, सुनामी किसके कारण पैदा होती है? खुला बताइए। किनके कारण सुनामी पैदा होती है? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, बताइए सुनामी किस कारण जन्म लेती है? जवाब दीजिएगा। जब महासागरों के नितल में मानक से अधिक भूकंप आते हैं तो प्राय उसमें लहर की उत्पत्ति होती है, जिसे हम सुनामी कहते हैं। मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जब थाली में पानी लेकर हिलाएंगे, कभी बताया था मैं कुछ देर पहले। अब इसका डायग्राम भी नहीं मिटा होगा, अभी डायग्राम बना हुआ है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी हाँ, चाय पानी आ गया। ठीक। अब भूकंप क्यों आता है? ज्वालामुखी कारण आता है, ये सब बड़ी प्रक्रिया है, तो इसलिए इसका पहले भूकंप जानेंगे। अभी हम ये भी बता दें भूकंप क्यों आता है, ज्वालामुखी क्यों आता है, ज्वालामुखी भूकंप का क्या संबंध है, किस जगह आते हैं, क्यों जापान में ही ज्यादा आता है, क्यों परिप्रशांत मेखला पेटी में ही आता है, ठीक, यूपी में क्यों नहीं आएगा, हम तो जौनपुर के हैं, जौनपुर में क्यों नहीं आएगा, ये भी बड़ी सवाल है। अगला अंतिम प्रश्न आपका है, यह बता दीजिए, इसके बाद अगली सीरीज कल पढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब देंगे और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, अपने सभी साथियों को बताएंगे। किसी बुझा टॉर्नेडो क्या है? वीडियो को स्टार्ट से देखिएगा, टॉर्नेडो मैंने बताया है। वीडियो को प्रारंभ से देखिएगा, टॉर्नेडो मैंने बताया है। अगर आपको क्लास बेहतर लगेगी तो अपने सभी साथियों को, अपने फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सभी को बताइएगा, क्योंकि ये निरंतर चलने वाली है जब तक आपका चयन नहीं हो जाएगा, जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे। कल पूरी करंट अफेयर क्लास लेंगे हम आपके साथ मिलकर, इतिहास रचना है। चलिए यहां पे आइए देखते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। चक्रवात में आकार के दृष्टि से, चक्रवात में देखिए टॉर्नेडो का सबसे प्रभावशाली केंद्र का निम्न दाब। जब केंद्र का निम्न दाब होगा तो देखिए, जब केंद्र में निम्न दाब, अभी चक्रवात जब हम लोग पढ़ाएंगे तो हमें बताएंगे, कई हजार टन लोहे के मशीनों को उठा कर ले जाती है, इतनी ताकतवर होती है। जैसे आपने जब हमारी लू चलती है गर्मी में, आपने देखा होगा भवंडर तरह चलता है, पॉलिथीन को उठा लेता है, पेपर को उठा लेता है गोल गोल, और जब ये तेजी से होंगी तब क्या होगा। देखिए अभी पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम बातें करेंगे। तो यहां हम देखते हैं चक्रवात आकार की दृष्टि से टॉर्नेडो बहुत छोटा होता है। ध्यान सुनिएगा, अगर हम आकार की बात करें, अगर हम आकार की बात करें तो टॉर्नेडो सबसे छोटा होता है, लेकिन प्रभाव के मामले में बहुत सबसे ज्यादा प्रलयकारी प्रचंड होता है। माने टॉर्नेडो छोटा सा होता है, लेकिन जब प्रभाव की बात करता है तो प्रलयकारी प्रचंड होता है। टॉर्नेडो के केंद्र में वायु का दाब एकदम न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है, तथा केंद्र और परिधि के वायु दाब इतना अधिक होता है और इतना अंतर होता है, हवाएं तेजी से अंदर की ओर जाती हैं और झटपटाती हैं और जो सामान मिलता है पर उठा लेती है। इसलिए सबसे खतरनाक टॉर्नेडो होता है। आपने देखा होगा इस डायग्राम बना होता है बड़ा सा, मतलब मैं बना नहीं पा रहा हूं, थोड़ा सा आर्ट कमजोर है। हाँ, ऐसे बना होता है, देखिए
ऐसे बना होता है, पूरा जल्दी ऊपर की तरफ भागती है, ऐसे ऐसे, पता नहीं कैसे, तो कुप्पी कार को होती है। तो यहां पे हमने देखा, तो यहां पे जो लो प्रेशर ऐसे तेजी से हवाएं जाएंगी जी, देखिए जब बीच में लो प्रेशर जाता है हाई प्रेशर, तो लट्टू की तरह नाचेंगी, और जितना तेजी से नाचेंगी उतना क्या होंगी, खतरनाक, प्रलयकारी। इसलिए इसका होगा टॉर्नेडो, केंद्र का अत्यधिक निम्न दाब होना। कॉन्सेप्ट क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, प्लीज शेयर मी। अपने डाउट को, अपने प्रॉब्लम को हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उसे पूरा करने का, बताने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा प्रश्न, एक दिन में हम 25 प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न है ये, इसका जवाब कल आपको देना है, कल से यही प्रश्न स्टार्ट होगा। अब हम आपकी बात को लेंगे, क्योंकि वीडियो ऐसे ही बताते इतना लंबा हो जाता है, तो हम आपकी कमेंट लेंगे तो और लंबा हो जाएगा। अब हम एक एक चीज टाइप की आपके सारी बातों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक। और आप ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करेंगे। यहां पे आपको सभी जानकारी मिल जाएगी, व्हाट्सएप करेंगे सारी जानकारी हो जाएगी। और बहुत ज्यादा दिक्कत हो, अगर हमसे कोई महत्वपूर्ण बात पूछनी हो, तो मुझे मैसेज करिएगा 9506701777, बहुत जरूरी है तब, क्योंकि मेरा शेड्यूल पूरा दिन बिजी रहता है, ठीक। अब अपने डाउट पूछ सकते हैं जी। हाँ, पेड क्लासेस चलती हैं, ठीक। अब आप बताएंगे, हम अपनी बात आपके सामने रखेंगे, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप लोग शेयर कर दीजिएगा, पहली बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर लाइक नहीं किया शेयर कर दीजिएगा, सभी साथियों को बताइएगा। और सभी अभी क्लास की सभी शेड्यूल हम अपने टेलीग्राम पे देंगे, टेलीग्राम में इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के जुड़िएगा इलेनी विद दुर्गेश साथ, और इलेनी विद दुर्गेश पे जुड़े रहेंगे टेलीग्राम पे। जैसे मुझे पढ़ाना होगा मैं पहले बता देता हूं 10-15 मिनट, फिर क्लास शुरू करता हूं, तो शेड्यूल मेरा टेलीग्राम पे पड़े आएगा। पहले से रीड शेड्यूल इसलिए कर पाता हूं कि बिजली का भरोसा नहीं, गाँव से है, नेट का भरोसा नहीं, कभी भी धोखा दे देता है, ठीक। तो आप ध्यान से पूरा पढ़िएगा, जो दिक्कत होगी हमसे पूछिएगा, ठीक। शेयर सभी को करिएगा। सुपर टेट की फीस, ऑनलाइन क्लास सब कुछ उपलब्ध है, सी टेट की सब कुछ उपलब्ध है। बस आप जुड़िए, अपना बेस्ट दीजिए, हमसे में ज्यादा मेहनत करिए। बस ऑनलाइन बीओ की सुपर टेट की फीस 3500 रुपए है, जहां पे आपको ऑनलाइन क्लास, नोट्स, पीडीएफ में वीडियो लेक्चर सारी चीजें उपलब्ध कराएंगे। और कोई सवाल आपके? जूनियर साइंस की अलग से चलेगी जी। मनोज जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से हूं, हमारी क्लासेस वाराणसी में, जौनपुर में चलती हैं। अच्छा, 100% बढ़ेगी। चलिए हम कल क्लास लेंगे, कल तो एक नया क्लास रहेगा करंट का। सीटेट की फीस 3000 रुपए, सीटेट 3000 रुपए। अच्छा, मेरी देखिए अनुज जी ने बताया कि उन्होंने मेरी क्लास पढ़कर 2 बार सीटेट, 2 बार टेट, उत्तर प्रदेश टेट के लिए अभी क्लास सबसे बेहतरीन, क्योंकि आपका, अच्छा हाँ जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। कल हम अर्थशास्त्र ही पढ़ा देते हैं, चलिए कल हम अर्थशास्त्र पढ़ा देते हैं। अच्छा लगा आप लोगों का सपोर्ट मिलकर, कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम और बेहतर करेंगे। जैसे आप हैं वैसे मैं, आप अभ्यर्थी मैं अभ्यर्थी, मैं भी टीसी 2015 बैच का, अभी आपसे किसी बड़ा, किसी छोटा, किसी के हम उम्र हो। 69,000 भर्ती मैं भी हूँ, आप भी हैं, ठीक। बस बहुत अंतर नहीं हमारे आपके बीच। और हम सीटेट किस बार अपर प्राइमरी प्राइमरी दोनों क्लासेस शुरू कर रहे हैं। कल कितने बजे? जैसे लाइट की दिक्कत होती है मेरे यहाँ, क्योंकि मैं गांव से हूँ, तो 10-5 मिनट आगे पीछे होता है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि मैं भी तो इंसान हूँ, लाइट नहीं है मैं क्या करूँ, मेरे पास अभी इन्वर्टर नहीं है, अच्छे जनरेटर नहीं है, तो समस्या है, तो उसके लिए हम, समस्या हो सकती है। अच्छा, मेरी एक क्लास आपने इकोनॉमिक्स देखी थी, बहुत अच्छी थी। मैं इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ये 5 क्लास आप देखिएगा, फिर बताइएगा मैं कैसा पढ़ाता हूँ। केवीएस क्लास दिन में, केवीएस बीईओ सुपर टेट दिन में 8 बजे से 9 बजे स्टार्ट होती है, मंडे से 8 बजे से, 8 से लेके 1 बजे तक चलेंगी। हिस्ट्री पढ़ाएंगे जी, एक एक तो चलने दीजिए, अभी हिस्ट्री तो चलने दीजिए जी। आप मेरी क्लास को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, पेड क्लास, फ्री क्लास दोनों जी। ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी तीनों अच्छा पढ़ाता हूं, ऐसा मेरी आत्मा कहती है। ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी तीनों, क्योंकि मेरा तीनों फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा, मेरी क्लास ईवीएस की अच्छी है, चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू ऑल ऑफ यू।
जी जी, आप सबका अगर ऐसा सहयोग बना रहेगा तो वास्तव में हम मेहनत करने तैयार है। आप मेहनत करेंगे तो गारंटी है आपका सिलेक्शन होगा, गारंटी है। बहुत अच्छा लगा आप लोग से बातें करके, जुड़कर। पता है आप लोग की हौसला अफजाई की वजह से हम और मेहनत कर पाते हैं। बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करते हैं, यार तुम नहीं सही पढ़ाते हो, ये है वो है, लेकिन आप लोग ऐसा है। संविधान की वीडियो 10 ठो मैंने डाल दी, देखिए आप लोग भी देखते ही नहीं। तो बस सभी को शेयर करिएगा, सभी को बताइएगा, जो आप मुझसे बता रहे, इस कमेंट कर रहे हैं, वो अन्य लोगों को बताइएगा। एक बार विजिट करें, एक बार लाइव क्लास देखें, फिर उनको लगेगा मैं कैसा पढ़ाता हूं। रुचि यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मैं भी अभ्यर्थी हूं, जैसे आप वैसे मैं, जैसे आप वैसे मैं, आप में हम में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते, खेत में नहीं। जी चैप्टर वाइज ही चल रहा है। ऑलराउंडर नहीं होंगे सफलता नहीं मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं सर आप ऑलराउंडर क्यों हैं, आप सब्जेक्ट कैसे पढ़ा रहे थे, आप बताइएगा कि आप एक सब्जेक्ट में कमांड रख के क्या यूपीएससी, यूपीपीएससी या अन्य अधिकारी पोस्ट में ले सकते हैं? जी नहीं। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी, इन सभी कमांड नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? क्या एक विषय पे कमांड रख के आप सिलेक्शन चाहते हैं? नौकरी इतनी आसान नहीं है। उसके लिए आपको, अच्छा राखी गुप्ता जी पहले आपके आंसर देख लेते हैं। अच्छा अमर जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी योगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा आप लोग फीडबैक देंगे, जहां कम मिलेगी बताइएगा, मैं सुधारूंगा, मैं और मेहनत करूंगा। मैं रात के 12 बजे तक क्लास पढ़ाऊंगा, देखिएगा 1-1 बजे तक पढ़ा सकता हूं मैं, बस आपकी संख्या रहनी चाहिए। सुपर टेट ऑब्जेक्टिव होगा, मैंने इसकी एक वीडियो बनाई है। सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा मनोहर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पता है आपकी मेहनत है, आप अपनी मेहनत की वजह से सीटेट पास है। आप मेरी अपनी मेहनत की वजह से, मेरा काम एक मार्गदर्शक का है, अध्यापक वास्तव में मार्गदर्शक बनता है। असली मेहनत आपने किया है, आप इस सफलता के हकदार आप स्वयं हैं। अगर आप मेहनत ना करते आपका चयन हो पाता? जी नहीं। आपने वास्तविकता मेहनत की है, दिन देखा ना रात देखा, बस नून रोटी खाना है, सुपर टेट निकालना है। नून रोटी खाना है, सुपर टेट निकालना है। प्रश्न और बढ़ाएंगे? अरे कोई कह रहा प्रश्न बढ़ाओ, अब बताइए 25 प्रश्न हम हल करते हैं 1-1 घंटे में, और अभी और बढ़ाएंगे तो और समय लगेगा, बाद में कोई देखता नहीं, सब गालियां देते हैं। इस बार सीटेट फर्स्ट सेकंड दोनों क्लास चलेगी। बीओ की नोट्स 1 फरवरी से मिलना शुरू होगा। बनास में बैच चलती है मेरी, बनास में भी चलती है। सुधाकर महिला पीजी कॉलेज के गेट के बगल पांडेपुर में मेरी क्लास 2 दिन रहती है। आज मैं वहां पढ़ा के आया हूँ, सैटरडे संडे वहां पढ़ाता हूँ दिन में। मेरी योग्यता, अनुज कुशवाहा जी, एक भारत का सबसे बड़ा अधिकारी बनने के लिए जो योग्यताएं होती है वही मेरे पास है। तो भारत का सबसे बड़ा अधिकारी बनने की योग्यता केवल ग्रेजुएशन होती है, वही मेरी है, फिर बीटीसी है, और कुछ नहीं है। अमरजीत आप मेरे आभारी नहीं हैं, आप अपने वास्तविकता मेहनत के आभारी हैं। देखिए फीस के लिए इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं आपकी सारी बात नहीं सुन सकता। अच्छा रमेश जी फोन पे क्यों बोलते? देखिए फोन पे कारण क्या होता है, दिन भर इतने कॉल आते हैं, मैं जैसे खाली हुआ पढ़ाने के लिए तुरंत कॉल आ जाती है, तो क्या करेगा, स्टाफ फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मामला आप मेरी जगह अपने आप को रख के देखिए, आप कॉल करते हैं, कोई इंसान खाना खा रहा है, बैठा है, जैसे फोन मिला कुछ काम करेंगे तुरंत आपकी कॉल आ जाती है। हम भी तो इंसान है, मेरे पास भी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1440 मिनट मेरे पास भी होते हैं, उससे ज़्यादा मेरे पास समय नहीं होते। अगर आप कॉल करते हैं, इसी मैं कहता हूँ मैसेज छोड़ दिया करिए, मैं फ्री होऊंगा खुद आपके कॉल ले लूँगा। आप खुद समझिए, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं इंसान। अब बताइए मैं बैठा हूँ, खाना खा रहा हूँ, बैठा हूँ, नहाने गया हूँ, अब फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन लगे रहेगा तो मैं क्या करूँगा? हूँ तो इंसान ही। 24 घंटे मेरे पास होते हैं, एक दिन के 1440 मिनट होते हैं। अजीत तृष्णा दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आज मैथ की पहली वीडियो डाल दिया, देख लीजिएगा, आज से मैथ भी स्टार्ट किया मैंने, मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ। ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपको। मैथ, रीजनिंग, जीएस, संस्कृत नहीं आती है हमको जी। 69,000 में मैं भी हूँ, क्या करूँ प्रिंस जी।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। जाइए पढ़िएगा, रात काफ़ी हो चुकी है, अपना बेस्ट दीजिएगा। अभी तो मुझे रात में पढ़नी होती है, फिर मैं सुबह पढ़ा पाता हूँ, रात के 2 बजे तक सोता हूँ, क्योंकि आपको पता है आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। नौकरी इतनी आसान नहीं है, आप जितना बेस्ट देंगे उतनी आपको नौकरी मिलेगी। क्योंकि पता अगर आप 10 घंटे पढ़े या कोई 12 घंटे पढ़ने वाला है और उससे ज़्यादा पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। कि दुनिया की जितनी भी संस्था है वो ऊपर के बच्चों को लेती, नीचे वालों छोड़ देती है जो सबसे बेस्ट बंदे होते हैं। आपको उन बेस्ट में से आना है और उसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करनी, जान लगा देनी है। और वह जान लगा देंगे तो 2 बातें होंगी, या तो सफलता मिलेगी या तो सीख मिलेगी, लेकिन दोनों आपके लिए हितकर हैं, दोनों आपके लिए। आखिर मैं पढ़ा, मैं यूपीएससी मेरा चयन लास्ट में नहीं हो पाया, लेकिन क्या ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है, वो भी मैं चाहता हूँ आपके पास भी रहे, मैं वो चाहता हूँ आपके पास रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद इंद्र जी। आपको कम से कम 12 घंटे पढ़ने चाहिए, 10 घंटे तो रेगुलर होने चाहिए, 6 घंटे तो मेरी क्लास ही हो जाती है। राखी जी बताएं आपकी प्रॉब्लम क्या, आप खाली लिख देते हैं, अगला प्रश्न नहीं लिखते आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पता है आप लोग की मदद की वजह से हम और बेहतर कर पाते हैं। एकता माथुर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग इतना सहयोग करते हैं। पता आप लोग, मैं कभी फेसबुक जब खोलता हूँ देखता हूँ आप लोग हमारी पोस्ट को अपने वाल पे डालते हैं, अपने ग्रुपों में डालते हैं। पता कितना अच्छा लगता है कि मैं मेहनत करूँ उसका परिणाम आप लोग देते हैं, तब जाके और अच्छा लगता है। मोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बस करते हैं। जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं, अनलिमिटेड देख सकते हैं। जूनियर 2015 का क्लियर है, उसका पेपर 2016 में हुआ था, तो 5 साल के लिए वैलिड होता। 2016 में हुआ था, तो जिस दिन मार्कशीट पर रिजल्ट होगा उससे 5 साल जोड़ लीजिएगा, उसके बाद आप देख लीजिएगा कितना क्वालिफाई या नहीं। 5 साल मार्कशीट से डेट से 5 साल जिस पर डेट होती है। अच्छा आप पढ़ा के आके तुरंत मेरी क्लास लेती हैं, चलिए मेरा सौभाग्य है। अमृत जी मैं जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से हूँ, अभी समय है। लाइव क्लास की सारी डिटेल्स मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के जुड़े ई-लर्निंग में दुर्गेश से। टाइम फिक्स नहीं हो पाती मेरी बिजली की वजह से, ये साथ देता तभी तो मैं पढ़ा पाता हूँ। कभी नेट कभी बिजली, कभी नेट कभी बिजली, कभी कभी धोखा हो जाता है, लेकिन मैं पढ़ाता जरूर हूँ, मैं लाइव क्लास जरूर लेता हूँ। स्थिति कुछ भी हो, नहीं हो पाता मैं प्रीमियर लगा देता हूँ, लेकिन मैं क्लासेस नाका नहीं करता, ये मेरी बचपन से आदत है। ईयर 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 डेट 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 टू ईयर जी, थोड़ी सी बची है। ये चाय अंग्रेजों की देन है, लेकिन हम कॉफ़ी पीते हैं जो कहवा है। और कहाँ से आती है? सबसे ज़्यादा ब्राज़ील से है। आप हार मत मानिए मैथ से, मुझे मैथ आती है तो आपको क्यों नहीं आएगी? मैं आर्ट का स्टूडेंट हूँ, मुझे मैथ आती है, मैं मैथ पूरा पढ़ाता हूँ, बिना किताब की पूरी गणित पढ़ाता हूँ, बिना किताब की पूरी गणित। हमारे यहाँ अमित सर हैं, हम लोग हैं, बिना किताब की पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। आप जो ऑफलाइन क्लास मेरी पढ़ेंगे अगर हो कोई तो जवाब दे, मैं पूरी गणित बिना किताब के पढ़ाता हूँ, पूरी मैथमेटिक्स। आपको ये घमंड की बात नहीं, ये विश्वास की बात है, ये मेहनत की बात है, ये प्रैक्टिस की बात है, लगन की बात है। हारने से पहले अगर हार मान लेंगे तो हार पक्की है। हारते हुए भी अगर थोड़ी सी भी जीत की जुनून रहेगी तो जीत पक्की, जीत आपके कदमों में होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस की रात्रि, शुभ रात्रि, 71वें गणतंत्र दिवस को आप सभी को शुभकामनाएं। ईश्वर करे 71 साल के बाद जिस भारत का सपना हमारे उन आज़ादी के सपूतों ने, उन आज़ादी के वीर जवानों ने देखा था, उस सपना को साकार करने में आप 4 चांद लगाए। क्योंकि भारत में वर्तमान दृष्टिकोण से प्रत्येक नागरिक को सबसे बड़ी जो रिकमेंडेशन है, जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, वह उनकी एक जॉब की है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ साथ वह देश के राष्ट्रहित के लिए आप अपना सबसे बेहतर दीजिएगा। आज जिस बेरोजगारी की होड़ में खड़े होकर हम रोजगार की मांग कर रहे हैं, किसी लिए कितने जाने, कितने व्यक्ति, कितने महिलाएं अपनी कुर्बानी दी हैं, जिसकी वजह से आज हम इस देश में खड़े होकर गर्व से कहते हैं आई एम इंडियन, आई एम भारतीय, हम भारतीय हैं, हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम जौनपुर के हैं, वाराणसी के, आदि नारे लगाते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमें तहे दिल से करना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि
मेहनत लगन से आप अपनी ऊंचाइयों को ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, उतनी उनकी आत्मा को तृप्ति और संतुष्टि मिलेगा, क्योंकि आपका सफलता हमारे देश की मानकता को और ऊपर ले जाएगा। आपकी सफलता इस देश की विश्व गुरु बनने के सपना को और साकार करेगा। इसलिए आपका सपना पूरा होना इस देश के सपना के बराबर है। इसलिए आज 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी सफलता की उम्मीदों पे इतनी ऊंचाई पर जाएं, इतनी ऊंचाई पे जाएं, जब अगला स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस आए, अगला जब गणतंत्र दिवस आए, तो आप अपने उन ऊंचाइयों के, अपने एम के उन बुलंदियों पे हो जहां आप, आपका परिवार, आपका समाज, आपकी मेहनत जहां तक ले जाना चाहती है, उस योग्यता के पैमाने पे आप खरे उतरें। इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, इलेनी बिद्रगेस की पूरी टीम की तरफ से आपके और आपके परिवार को, आपके जिले को, आपके गांव को और इस देश को पुनः 71वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे इस साल के बाद अगले गणतंत्र दिवस तक मेरे देश में सुख, शांति, समृद्धि और भाईचारा की भावना बनी रहे, एकता, अखंडता सुनिश्चित रहे और ये देश पुनः सोने की चिड़िया बनने की तरफ अग्रसर हो। जय हिंद, जय भारत। ठीक, जल्दी अब और अंत में शुभ रात्रि। कल क्लास है जी, क्लास नहीं बंद होती मेरी, मैंने पहले बता दिया क्लास नहीं बंद होती। ठीक है, तो चला जाए। बेहतर लगे तो वीडियो को शेयर करिए, नहीं बेहतर लगे अनसब्सक्राइब करिएगा। आपका समय आपका भविष्य निर्धारित करता है, समय मत गवाइएगा। अच्छे व्यक्तियों का, अच्छे चैनल, अच्छे टीचरों का चुनाव करिएगा। ठीक है, पेड क्लास 6 घंटे की लगभग होती है, 6 घंटे की, लगभग 6 घंटे की, 6 से 5 घंटे की होती है, ज़्यादा ही होता कम नहीं होता। ठीक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।